धारा 370 अब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में सीमित रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा रही है कि धारा 370 जो थी वो एक डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल था, जिस वजह से कई कम्युनिटीज को नुकसान झेलना पड़ता था। 5 अगस्त 2019 को भारत के पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया कि धारा 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 खित्तों में 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से ये कहा है कि आप जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर करें और जल्द से जल्द यहाँ पर असेंबली इलेक्शन करवाएं। 370 का कोई जिक्र नहीं है। 370 अब हिस्ट्री की बुक्स में सीमित रहा है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा दुख झेलने वाली ये वो कम्युनिटी है जिसके लगभग 4 लाख के करीब लोगों को अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर किया गया और जम्मू में अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। हिस्ट्री में सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है कि अपने ही मुल्क में, अपने ही राज्य में अगर किसी को रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, वो कश्मीरी पंडित हैं। ये आपके सामने आज कुछ कश्मीरी पंडित यूथ हैं जिन्होंने इस पूरे कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए थे उसे देखा है, अपने घर बार को छोड़ के यहाँ जम्मू में आके बसे हैं। 370 के बारे में इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि अब 370 तो हिस्ट्री की बुक्स में रह चुका है, ये कैसे देखते हैं उसे। सर, 370 डन एंड डस्टेड कैसे देखते हैं आप? बीइंग के कश्मीरी पंडित हम बोलेंगे कि जो 370 ये हिस्ट्री बन गया था। वैसे भी जब जम्मू कश्मीर को जब एक्सेशन हुआ हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त जो ये रखा गया था, टेम्पररी रखा गया था, जरूरत तो थी नहीं उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि टेम्पररी प्रोविजन था। बिल्कुल टेम्पररी प्रोविजन था। आज पता चला सबको ये टेम्पररी प्रोविजन था, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था ये सब कुछ हो सकता दुनिया में, मगर 370 जा नहीं सकता। कुछ पॉलिटिशियंस ने ये भी कहा था कि 370 नहीं हटा पाएंगे, 370 हटाएंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बहेंगी। तो सब कुछ सामने है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हर किसी का अपना अपना सोच है, वो सोच आज सामने सबके सामने आ गया है। किसकी वो उस पर क्या सियासत करते थे, क्या उनका ग्राउंड होता था, क्या उसके उनके माने होते थे, वो सबके सामने आज है। तो हम यही कहते बीइंग कश्मीर पर हमें कोई उसका जाने मतलब वो होने से कोई फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि हमें हर वक्त सफर ही उठाए हैं। चाहे 1972 की बात है, जब शेख अब्दुल्ला ने ज़र-ए-इस्लाह लाया, एक कानून लाया जिसमें हमारी लैंड के 2 हिस्से किए गए हैं और मुफ्त में हमारी जमीन चली गई है। उसके बाद जब 86 में जब उस वक्त के जो पॉलिटिकल आदमी को बोला ये क्या कहते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में अक्सर होता है, ये 86 की बात है। उन्हीं जो सीएम रहे हैं, उसके बाद होम मिनिस्टर रहे, ये उनके जबानी की बात है। उसके बाद जब 90 में किसी के पास वो छुपा नहीं है, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ है, जो डार्क नाइट, अंधेरी रातें, वो हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, वो तो सदियों तक याद रहेगा। उस वक्त ये काम नहीं आया तो हमारे को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, अब पूरी उम्मीद है कि इससे जो एक कश्मीरी पंडित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फर्ज भी है, जो आज 34 साल से दर दर की जो ठोकरें खा रहा है और कभी यहाँ तो कभी वहाँ है, उसमें हम अब उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए एक नए सवेरे का आगाज होगा। सर, 86 की बात हुई, 86 की, मंदिर तोड़े गए, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। क्या आपको लगता था कि जो 1989 में जो एक्सोडस हुआ उसकी शुरुआत 86 में ही कर दी गई थी? देखिए, 86 जो ये सारा शुरुआत हुई वो तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हो गई, जिसको मैं भी बिलोंग करता हूँ, और उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। तो 86 से ही ये हमारे देखने को मिल रहा था कि भाई ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि इस कम्युनिटी को तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा या इनको निकाला जाएगा, और वो 89-90 में प्रूव हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि वो हालात पैदा क्यों हुए वहाँ लोगों के अंदर। जो मैं क्लियर आपको कुछ चीज़ें खुल के ज़रा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को पॉलिटिकल के लोग जो उस टाइम से अभी तक भी चलते आ रहे, उन्होंने कभी उनको सच्चाई नहीं बताई कि देश हमारा है, जो कुछ मिलना है हिंदुस्तान से मिलना, और आप किसी चीज़ को सोचने की कोशिश ना करें। आजकल तो उन कंट्री से लोग भाग के आते हैं कि हम शरण ले ले अपने इंडिया में, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ एक रिलीजियस की कदर करती है, यहाँ केवल सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जो भी कोई रिलीजियस, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो कश्मीर के लोगों के अंदर जो ये जहर की भावनाएं बनाई गई, दी गई, उस टाइम की सरकारें को इसका हिसाब किताब देना चाहिए, और आज से भी हमें उनको लेना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक रोल जो किया कि उन्होंने यहाँ से लोगों को लिया, वहाँ पे टेररिज्म में उनको ट्रेन करवाया, फिर अंदर आए, और उनके लिए जो सॉफ्ट टारगेट उस टाइम भी था वो इंडिया। क्योंकि सर, एक बात की जा रही है कि 370
से कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफर किया, कहां पर देखते हैं आप उसे? देखिए, मैं आपको बताऊं तो 370 एक स्लोगन था। मैं तो पर्सनली इस बात से बहुत कम सहमत हूं कि इसके कुछ फायदे या नुकसान तो हम खैर आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि अभी जो 370 को आपने हटाया, बीजेपी का एक स्टैंड था कि 370 की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। मैं सर बताऊं, देखिए अभी कंपैरिजन करना मुझे लग रहा है ये टाइम ठीक नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि जो गया तो उससे मिला कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहनों से बातें करता हूं, उनको भी इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन ये एक स्लोगन, इसको इतना हाइप दी गई थी पॉलिटिकली अपने पार्टी को आगे लेने के लिए इसको हाइप दी गई थी। अब इसका कंपैरिजन बनाना है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं थी, वहां पे जॉब्स नहीं थे, वहां इकोनॉमिकली हमें भागना पड़ता था, यहाँ के कुछ एवेन्यूज नहीं थे। अगर धारा 370 हटी, उससे केवल हालात आपको अब ठीक नहीं करने हैं कंपैरिजन बनाने के लिए, वो तो हो रहा है। अब इसको कंपैरिजन में आपने क्या करना है, जो चीजें जेएंडके में नहीं थी, जेएंडके लोग बाहर क्यों भागते हैं? कश्मीरी पंडित जब निकल के आया, सब लोग जम्मू पहले आए, लेकिन जम्मू से भी हमें पलायन करना पड़ा दिल्ली, अमेरिका या अलग अलग देश के या विदेश के कोनों में। उसका रीजन था कि जम्मू में भी इस किस्म के कुछ एवेन्यूज नहीं थे जहां हम कर लेते। आज भी हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं, फिर से उनको दिल्ली महाराष्ट्र भागना पड़ता। ये चीजें अगर हम यहाँ क्रिएट करें, अब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास, जिसको एक बहुमत भी है, लोगों का सपोर्ट भी है और कॉन्फिडेंस भी है और एक विल पावर वाले लीडर है। अब आपके पास आने वाले 5 साल के बाद ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि कश्मीर एज इट इज है। कश्मीर में ड्रास्टिकली चेंजेस होनी चाहिए, उसके लिए कश्मीरी पंडित आपको सपोर्ट करेगा। सर, कश्मीर में ड्रास्टिक चेंज होने चाहिए। धारा 370, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, अचीवेबल नेशनहुड, ये सब स्लोगन्स थे। अब क्या देख रहे हैं आप? मैं ये समझता हूं कि हिस्ट्री विटनेस है। आपने मुझे बोला हिंदी में बात करने के लिए, तवारी गवाह है कि कश्मीरी पंडित जो है, ओनली कश्मीरी पंडित इज हैविंग द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डाइल्यूट हार्ड लाइन इन कश्मीर वैली। बरसर इक़्तिदार जो सरकार है सेंटर में, मरकज में, उनको पूरे अपने ऐवानों में बात करनी चाहिए कि ये कश्मीरी पंडित जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हो, ऐसी भूल मत करिए। हम रिकंसिलिएशन में विश्वास करते हैं। कुछ यूथ है जो रिकंसिलिएशन पे उन्होंने काम किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए काम किया। उन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी बार बार दोहराया कि हमारे पास एक ही चारा है, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ रिकंसिलिएशन करेंगे तो कश्मीर जो है ये भी तवारीख है। उसी रिकंसिलिएशन की वजह से जो साथ साथ माइग्रेशनों की बात हो रही है, ये भी तवारीख गवाह है कि अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित की बदौलत है। कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, कश्मीरी पंडितों की बदौलत है, ये इनका कहना है। लेकिन आप सफर हैं, जिन्होंने विक्टिम हैं टेररिज्म के। आपके फादर, आपने जैसे भी बताया कि आपके फादर साहब को मार दिया गया था। आप इस पूरी चीज को किस तरह देखते हैं? सर, इन्होंने जो बात की है वो सही है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट हिंदू कश्मीर में रह रहा था, उसकी वजह से कश्मीर इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड था। भले ही 370 था उस टाइम, बट जैसे ही कश्मीरी पंडित बाहर निकला तो इतना टेररिज्म का हैवक वहाँ पे हो गया, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो पॉलिसी है वो 1000 साल से चल रही है कि कैलिफेट करना है। तो कश्मीर इज वन ऑफ दैट टेरिटरी जिसको बहुत मुश्किल से वो कॉन्कर कर पाए 1000 साल में, कोई ज़्यादा कॉन्कर नहीं कर पाए। कश्मीरी पंडित एक नेशनलिस्ट फ्लैग लेके वहाँ पे खड़ा होता था। हमारे यहाँ रहने से कश्मीरी पंडित, सिख, वो जो नेशनलिस्ट फ्लैग उठाते थे, उससे वो इंटीग्रेशन होता था इंडिया का, वहाँ पे लगता था। तो उस हिसाब से तो वो सही बात कर रहे हैं कि हम नेशनलिस्ट हिंदू वहाँ पे थे, तो इसीलिए कश्मीर का वजूद था, मतलब इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। 370 सर एक स्लोगन था उनके लिए ये एक पॉलिटिकल एक पॉन था जो वो घुमाते थे अपने बेनिफिट्स के लिए। कुछ फैमिली, जो पॉलिटिकल फैमिलीज थी, उनने सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए और लोगों को वहाँ बेवकूफ़ बनाया। जो मेजॉरिटी है उनको भी सबको बेवकूफ़ ही बनाया वहाँ पे, जबकि वैसा था नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने बताया कि सॉवरेनिटी थी नहीं कभी, जैसे ही उन्हें वो ये मिलाप हुआ इंडिया और कश्मीर का, तो वो ख़त्म हो गया उधर ही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुपरसीड किया उनके कॉन्स्टिट्यूशन। अलग फ्लैग था ही नहीं कभी, कोई वजूद नहीं। आज वो पूरा क्लियर हो गया है। तो वो हिसाब से मेरे को लगता है कि
आज की गवर्नमेंट को, जैसे इन्होंने राम साहब ने भी कहा कि मेजॉरिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, विल पावर है। आज के यूथ को, जो कश्मीर बहुत, J&K बहुत ही एक छोटा टेरिटरी है, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट इफ यू सी। हमारे यूथ को क्यों बाहर जाना चाहिए? यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट अपना काम करते रहेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, हमारे यूथ यहीं पे काम करना चाहिए। क्यों दिल्ली जाएंगे? आईटी इंडस्ट्रीज नहीं यहाँ पे सेटअप हो सकती है? क्लाइमेटिकली वी आर एट ए फार बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। आप चेन्नई में जाइए या यहाँ जाइए, यहाँ पे ज्यादा वो चीज है, और रिसोर्सफुल है, और इंटेलेक्ट है ज्यादा। एक कश्मीरी कम्युनिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, इंटेलेक्ट में भी सुपीरियर माने जाते हैं हम लोग, तो वो भी हमारे पास ज्यादा है। तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट कीजिए, यूथ को यही जॉब दीजिए, हमको बाहर नहीं जाना। इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स क्रिएट कीजिए जहाँ पे 12वीं के बाद यूथ यहीं पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे आए, सब आए। तो वैसे अभी उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि अब सब खुला मैदान है। लगभग 6000 के करीब कश्मीरी पंडित हैं जो प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज में कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। उनकी लाइफ कैसी है? क्योंकि आए दिन हमने देखा जब कभी टेरर अटैक होता है तो वो सारे यहाँ आ जाते हैं। उनकी लाइफ, आप उनको रिप्रेजेंट कई बार कर चुके हैं, उनकी लाइफ कैसी है कश्मीर घाटी में? देखो, जो 13 साल पीछे है, 13 साल से मैं लगातार कश्मीर में जॉब कर रहा हूँ, और इन 13 सालों में अपने जो कहीं कहीं हमें लगा कि इनजस्टिस हुआ है और हमें डिमांड करनी चाहिए थी, हमने प्रोटेस्ट्स किए। उन प्रोटेस्ट्स का मैं पार्ट रहा हूँ, चाहे वो 2013 का है, चाहे वो 2016 का है, या 2022 का। अगर हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय कश्मीर में कर रहा है, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब ये बात होती है कि 6000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में जॉब्स मिले हैं, इसको यहाँ करेक्ट करने की जरूरत है। उसमें और भी कम्युनिटीज को जॉब्स मिले हैं, इसलिए एंटायरली 6000 कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला। इस जॉब पैकेज के पीछे क्या था? देखो, ये जो जॉब पैकेज है, जब हम इकोनॉमिकली हमें एक बहुत सेटबैक लगा था, और उस समय की गवर्नमेंट जो सेंटर में थी और स्टेट में थी, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया। उनने समझा उस समय, क्योंकि ये जो जॉब पैकेज है, अगर उनको देखना था कि अगर इकोनॉमिकली इनको नुकसान पहुंचे, इकोनॉमिकली ये मार्जिनलाइज्ड हुए थे, तो वो जॉब पैकेज को जम्मू में भी दे सकते थे, अगर वो चाहते थे कि हमको अपलिफ्ट करना इस कम्युनिटी को इकोनॉमिकली। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका मंशा था कि इनको किस तरह कश्मीर में पहुंचाए, और बहरहाल हम वहां गए। हमने गवर्नमेंट की जो भी कंडीशंस और टर्म्स हैं, उनको हमने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया, मगर ये मजबूरी थी, क्योंकि वहां कश्मीर से भागना, वहां से भगाना हमको, फिर यहाँ सर्वाइवल करना, ये आज भी मैं कहता हूँ, आज 34 साल हो गए, 33 ईयर से ज्यादा, आज भी हम कहीं सेटल नहीं हुए। आज भी हमारी परेशानियां जो हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर हैं। अब ये जो जॉब पैकेज की आपने पर्टिकुलरली बात की है कश्मीर में, मैं विटनेस हूं इस जॉब पैकेज का। इस जॉब पैकेज को फिर से एक बार रिलुक करने की जरूरत है। जिस तरह ये जॉब पैकेज वहां पहुंचाया गया है, मैं चाहता हूं कि जो कश्मीरी पंडित पिछले 13 साल से जॉब पैकेज में, उस एम्प्लॉय से पूछना चाहिए आपको। देखो, क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली कुछ लोग जो हैं उनसे आप नहीं पूछ सकते हैं। आपको हर एक कश्मीरी पंडित जो वैली में काम करता है पीएम पैकेज के अंडर, आपको उसके दिल की जो बात है उसको आपको सुननी चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए, आखिर वो चाहता है क्या है। अगर वो सही मायने में अपने, मैं एक और क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहता हूं, जो आपने मेरे साथी से पूछा था कि 370 के बारे में, जो आपने पूछा था कि कश्मीरी पंडितों को, मैं यहां पर यह बात जरूर कहना चाहता हूं। देखो, जो 370 है ना, इससे जरूर इंपैक्ट हुआ था कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। कश्मीरी पंडित अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि पहले भी मैंने कहा कि पोलिटिकली मॉडर्नाइज्ड हुए थे, हमें नहीं मिला था पोलिटिकल शेयर। अब जॉब शेयर की भी बात, अब आप टॉप इंस्टीट्यूशन देंगे कश्मीर के, मैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा। लास्ट वाइस चांसलर डॉक्टर जयन बान 1967-1969, 2 साल का पीरियड, उसके बाद कोई कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बना है कश्मीरी पंडित। क्या कश्मीरी पंडितों का कंट्रीब्यूशन वहां नहीं था? मैं सुकास्ट कश्मीर की बात करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वीसी वहां का बनाया। मैं J&K बैंक की बात करता हूं, मैं जानना कितने टॉप पोस्ट पर कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पर रखा है। इसलिए कश्मीरी पंडितों के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कश्मीर से हुई। देखो, सेपरेटिज्म 370 ने किस चीज को जन्म दिया? इसने सेपरेटिज्म को जन्म दिया, इसने फंडामेंटलिज्म को जन्म दिया,
और उसका शिकार जो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट जो हुआ वो कश्मीरी पंडित उसकी जद में है। सर, बहुत वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया है कि कश्मीरी पंडित्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। कश्मीरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कश्मीरी पंडित लास्ट 60s में थे, स्कॉस्ट के नहीं हैं, कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वहां पर कश्मीरी पंडित, आई डोंट रिमेम्बर कोई सिक्किम की मैं बात कर रहा हूँ, सिक्किम की मैं बात कर रहा हूँ, कितने प्रिंसिपल आपने कश्मीरी पंडित को बनाया, इसका क्या मतलब है कश्मीरी पंडित। आप, मैं एक और बात यहाँ पर देखना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे। देखो, मैं कश्मीर को बड़ी माइन्यूटली देखता हूँ चीजों को। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 4 गेट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। आप जरा देखिए उन 4 गेट्स के नाम कितने के ऊपर है। क्या कश्मीरी पंडित कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है? क्या कश्मीरी कोई सूफी सेंट नहीं है? कश्मीरी पंडित आपने बिल्कुल ही उनको दरकिनार। 370 को ध्वस्त करना कश्मीरी पंडित के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हिस्टोरिकल डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो कश्मीरी पंडित के साथ हो रही थी, मुझे लगता है कि उसमें अब बड़ी ड्रास्टिक जो चेंज है वो आएगी। अब देखिए जिस तरह सरकार ने, अब रिसेंटली मैं जाता हूं कि सरकार ने जो किलिंग्स हुई हैं, कुछ केसेस रिओपन किए हैं। देखो, कश्मीरी पंडितों को मारना ये मामूली बात थोड़ी है। जस्टिस आज तक जो है वो नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है जस्टिस मिलेगा। क्यों? उसका एक बड़ी बात थी, जहां एक साथी ने मेरी 1986 की बात की है। 1986 में जब जो भी कम्युनल टेंशन साउथ कश्मीर में हुआ, उस समय कश्मीरी पंडित जम्मू भाग कर आए। उस समय कश्मीरी पंडितों ने सेंटर को लिखा कि यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, हमें लग रहा है कि आने वाले जो समय है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सेंटर ने इंटरवेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि सेंटर का फुली ज्यूरिडिक्शन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नहीं था। लेकिन अब पूरा कमांड जो है सेंटर की जम्मू कश्मीर के ऊपर है। बहुत चीजें जो है वो ठीक हुई है। हमें उम्मीद है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, कि जो मोदी लेड गवर्नमेंट है जो सेंटर में है, बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। कश्मीरी पंडितों को जो न्याय है, ये न्याय सिर्फ 35 साल से नहीं है, ये 47 के बाद जो भी कश्मीर पंडितों के साथ इनजस्टिस हुआ है, वो इनजस्टिस जो है वो खत्म होगा। लैंड टू टिलर एक्ट, जहां मेरे साथी ने एक और बात की है, उसमें मेजर पोर्शन जो लैंड जो है ना वो कश्मीरी पंडितों से छीना गया है। उनको कभी पूछा आपने कश्मीरी पंडितों जो भी मेजर डिसीजन, कश्मीर की मैं बात करता हूं, मैं जम्मू की बात नहीं करता हूं, कश्मीर में जब भी कोई मेजर डिसीजन होता था, आपने कभी कश्मीरी पंडितों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मैं ये बात यहां जरूर कहना चाहता हूं कि जम्मू के लोगों का काफी थैंकफुल है कि जब हम जम्मू में आए, अगर हमने अपने टैलेंट है वो हमने यहां दिखाया। 2 वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के कश्मीरी पंडित बन गए। वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कश्मीरी पंडित बने, मगर कश्मीर में वो नहीं बने। बड़े वैलिड पॉइंट ये रेज कर रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल साफ कर दिया गया, उनकी हिस्ट्री को मिटा दिया गया, मंदिर जला दिए गए। इवन जो सक्सेसिव पुरानी गवर्नमेंट्स थी, टोटल जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट्स पे किसी कश्मीरी स्कॉलर का नाम नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये पॉलिसी ऐसी थी उस वक्त कि किस तरह कश्मीरी पंडित को और कमजोर किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट की मंशा या उस वक्त जो भी सेंट्रल स्टेटमेंट था, तो जो रिटायर होता था उसकी जगह उसको लगाते ताकि उनको एक हिस्सा रहता था। एट ए टाइम सेक्रेटरीट की बात मैं करता हूँ, जब एक वक्त 10,000 मुलाजिम के आसपास कश्मीरी पंडित थे। आज आप देखिए सब रिटायर हो गए, किसी ने कोई शेयर नहीं दिया। एम्प्लॉयमेंट जब स्टार्ट हुई 90 के बाद, उस वक्त से PM पैकेज तक मुझे नहीं लग रहा हमें 0.01% भी कहीं हमें शेयर मिला है। ये सब कसूर है उस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट आई, क्योंकि पहली गवर्नमेंट उसके बाद 96 में आई है, जो टोटली किस हिसाब से बनी वो गवर्नमेंट, किस तरह बनाई गई वो रात को गवर्नमेंट, और क्या उस गवर्नमेंट ने किया आज तक, उन्होंने सारा अपने लिए किया। कश्मीरी पंडित को हर वक्त दरकिनार किया गया है। आज अगर मंशा इन जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है, जिस तरह बीजेपी ने उनको गला पकड़ के हमारे मजबूरन ये जो फ्लैट्स बने हैं जगती के हैं, तो एक पार्लियामेंट कमेटी आई। अगर आज अपोजिशन में गट्स होते तो हमारे लिए बाहर निकल, आज अपोजिशन में वो गट्स नहीं है। सर, 86 की बात की गई, इन्होंने जैसे सप्रू साहब ने बहुत विस्तार से समझाया कि 86 में कश्मीरी पंडितों पे अटैक हुए, मंदिर जलाए गए, घर से उन्हें निकाला गया, लेकिन सेंटर तब इंटरवीन नहीं कर सका क्योंकि सेंटर के पास ये एक्सक्यूज था कि 370 की वजह से हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं अब वो जो रोड ब्लॉक था वो हट गया है। क्या कश्मीरी पंडित अब अपने आप को सेफ महसूस करेगा? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बात बताऊँ, नहीं मैं बता दूंगा आपको, लेकिन खुल के बात करना मुझे मतलब एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है, नहीं कह सकता हूँ। देखिए मैं आई जस्ट कंप्लीट इट। हम कश्मीरी पंडित के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब 86 हुआ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा दूंगा। आप मेरे को बताइए, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्लेम कर रही है गवर्नमेंट, छोटी सी मिनिस्क्यूल कम्युनिटी है, छोटी सी
they failed to rehabilitate this small community. कहीं ना कहीं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। ये जो स्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर को की हटाना, पाकिस्तान कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो शाहरग है हमारी। कश्मीरी पंडित ने कहा है, डंके की चोट पे कहा है कि शाहरग अगर है कश्मीर अलॉन्ग विद बल्तिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हिंदुस्तान की है। लेकिन उसके एवज में मुझे कोई सरकार बताए हमें मिला क्या, ये बताइए मुझे। मैंने फिनिश नहीं किया। आपने पहले ही बोला कि आपने जो बताना है आप बताइए। मेरी उम्र जब हम निकले थे उधर कश्मीर से, मेरी उम्र थी 21 साल। आज आई हैव लैंडेड इन 56th ईयर ऑफ माई लाइफ। ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? अगर 10 साल पहले ह्यूमन राइट वायलेशन उन सरकारों ने की जो बरसर-इक़्तिदार थी उस दिन, मुझे बताइए 10 साल से ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रही है क्या? हमारे लिए बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिस्पाइट द फैक्ट। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को जो आज की डेट में प्रधानमंत्री मिला है, ये हमारी किस्मत से मिला है। हमारी किस्मत है, 1.5 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की किस्मत है कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री मिले हैं एंड ही इज टेकिंग इंडिया टू हाइट्स। बट क्वेश्चन इज व्हाट ही डिड फॉर कश्मीरी पंडित्स। I'll finish सर। उनको जब प्रधानमंत्री साहब ने जब कुर्सी संभाली, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उनकी जो दस्तारबंदी की थी वो कश्मीरी पंडित ने फैरन पहना के और दस्तार लगा के, कश्मीरी पंडित का दस्तार पहन के किया था। और लास्ट बात से मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। मैं अपनी जो त्रासदी है मेरी, जो 33 साल की त्रासदी है मेरी, इसको आप जो आपके पोलराइज करते हो इस सिचुएशन को मत करिए। मैंने इस पे एक किताब लिखी हुई है, मैं अपनी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक किताब लिखी है साइलेंट क्राइज। मैं हर कश्मीरी पंडित को इस्तिदा करूंगा कि मेहरबानी करके मेरी किताब पढ़िए, और सरकार को भी कहूंगा और आपको भी कहूंगा कि वो किताब पढ़िए और आप देखिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। अदरवाइज जो मनफी असरात कश्मीरी पंडितों पे हुए हैं इन 33 सालों में, वो कंटिन्यू रहेंगे। इससे बगैर भी आप कितने आर्टिकल 370 हटाओ, जब तक लर्निंग सेंटर्स कश्मीर में ठीक नहीं होंगे तब तक आर्टिकल 370 जो है वो किताबों से हटेगा, वहां से दिलों से 370 हटाने की जरूरत है। सर आपसे एक ब्रीफ में जानना चाहूंगा, वे फॉरवर्ड क्या है? हाँ, मैं अक्सर वे फॉरवर्ड की बात करता हूँ। कई लोगों को मेरी बात से कंट्रोवर्सी लगती है या उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। मैं भी रात के अंधेरे में निकाला हूँ, मेरे ब्रदर को भी ले गए, मेरे फादर को भी ले गए, हमारे साथ भी बड़ी त्रासदी हुई। लेकिन मैं जब भी आज की डेट में, अब 2023 में बात करते हैं, मैं ऑलवेज वे फॉरवर्ड की बात करता हूँ। वे फॉरवर्ड की बात पे ही हमें, क्योंकि जो अभी हमें बाकी साथियों ने गिनवाए हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हुए, अगर ये सब अत्याचार नहीं होते तो फिर हम अपनी धरती पे होते। तो ओबियसली जब आपको अपनी धरती से खदेड़ा गया तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां हमारे फोटो लगेंगे, हमें वहां वाइस चांसलर बाकी चीजें बनाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। वे फॉरवर्ड में हमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक बात कि कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उनके साथ उठना बैठना रहना, आप इस बात से हट नहीं सकते। दूसरी बात, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कश्मीर के लिए और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए, उसमें कश्मीरी पंडित ने, देखिए जब आप धरती पे वापस जाएंगे ना, मुझे बहुत लोग कहते हैं भाई वहां है ये, मैंने अभी आपको यही कहा कि आई एम द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पीएम पैकेज, जो आज की डेट में कश्मीर में सर्व कर रहे हैं ये रुबन जी मेरे साथी और बाकी। आई हैड बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, यू आर पिवटल। दैट टाइम ऑफ गवर्नमेंट आई हैड अ सीरीज ऑफ डिस्कशन विद भारत सरकार, और मैंने उस टाइम क्या किया, मुझे भी पता कई सारी कमियां तब भी थी जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। मुझे पता हमें एक्सप्लॉइट किया गया, मुझे पता हमारी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए हमें भेजा गया। लेकिन जो कश्मीर जाएगा ना, दिल से कश्मीर को चाहेगा, अगर उसको लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे, ही इज रेडी टू एक्सप्लॉइट मी, बिकॉज बाय लार्जर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है कश्मीर की जमीन को वापस लेने के लिए। आज आप मेरे वेरीनाग में आइए, मैंने परसों जाके मुसलमानों के सपोर्ट से कम 60 कनाल जमीन को वापस लाया, मंदिर के अहाते को बंद करके दिया, उसमें मेरे लोकल लोगों का सपोर्ट मिला। तो व्हेन यू आर अगेन गोइंग टू लिव इन कश्मीर वैली,
you cannot run away from the majority community and the people who are at your nears and dears. और भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी? भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकली एम्पावर करिए, जो उन्होंने अभी किया। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कभी भी पिक एंड चूज पॉलिसी से नहीं होती है। आपको जो मन होगा कल आप उसको उठा के लेंगे। अब हर कोई दावा करता है कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार बने हैं। आज आप अमेरिका से लेके कश्मीर वैली तक बहेंगे, जिसको आप बोलेंगे वो कहेगा कश्मीरी पंडितों के लिए खून मैंने दिया। अगर कश्मीरी पंडितों के लिए खून दिया, मार्केट में आइए, आप सामने निकलिए, आप वोट के लिए मांगिए, कश्मीरी पंडित को वोट करने दे दीजिए। अगर आपने काम किया होगा आपको वो जिता के दे देंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी नरेंद्र मोदी जी से कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया पॉलिटिकली हमें एम्पावर करके, ताकि हम भी लोअर और अपर हाउस में अपनी बात रखें। उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चेंज करने के लिए या आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां पे रिजर्व कर लिए ताकि हर कोई फाइट करेगा इलेक्शन और कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी भी वोट करेगा, या इंटरनली कम्युनिटी इलेक्शन हो, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक मान्यता होती है, जैसे अवकाफ बोर्ड की एक मान्यता होती है। पंडितों में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे मंदिर भी हैं, हमारा अवकाफ बोर्ड ही बनाए, इवन रिलीजियस बनाए, लेकिन जो वहां से कश्मीरी पंडित से चुन के आएगा खाली वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ना कभी एक्सेप्ट था और ना आगे रहेगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना है और अगर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सेटल करना है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर मैं दोनों पॉइंट्स पे एग्री करता हूँ, क्योंकि आपको रहना वहाँ पे है। व्हेन यू गो देयर, आप वहाँ पे जाएंगे, रहेंगे, तो उनके जो अभी तक जो लाइज फैलाए गए हैं उधर, वो बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनको कॉन्फिडेंस में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, सबको मेन स्ट्रीम में लाना है। और सेकंड पॉइंट जो आपने बोला पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सर हमने लैक इतने 32 साल से भी या 70 साल से भी इसलिए किया क्योंकि हमारी पॉलिटिकल वॉइस है ही नहीं कोई। जो इन्होंने भी कहा अगर हमको 2 सीटें मिलने वाली है तो वो पैराशूट के जरिए नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए प्रॉपर। वी आर एजुकेटेड कम्युनिटी, वी नो वेयर टू वोट, हाउ टू वोट। इलेक्शन होने चाहिए, जो उसमें से 2 रिप्रेजेंटेटिव निकलेंगे, शान से वो लोअर हाउस अपर हाउस में जाएंगे और हमको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी वॉइस बनेंगे। बट ऐसा कोई मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करे वैसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए और हमको वहाँ पे लोगों के साथ रहना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इनिशिएटिव्स लेना चाहिए कि जितने भी मिथ्स जो अभी तक थे, जो वो कर भी रही है बहुत तरीकों में, तो उनको वहाँ पे गाइडलाइंस बना के, रिप्रेजेंटेटिव्स रख के, वो सब मिथ्स को बस्ट करना चाहिए। जो आज के कोर्ट ऑर्डर में बहुत सारे हो गए हैं उसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पिटिशनर बहुत सारे थे और उधर के ही थे, तो 31 पिटिशनर्स तो वहां के ही थे। तो इन वन वॉइस हम कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडित ये चाहते हैं कि एक लार्जर कंसेंसस बने, सारी कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर की है उनके साथ भी सलाह मशवरा किया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उसके बाद सारे कश्मीरी पंडित वहां जाके सेटल होने को तैयार हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मस्ट है, क्योंकि उनके बगैर तो बात नहीं बनी, क्योंकि रहना उनके साथ है, उठना बैठना, हर कोई सवेरे से शाम तक उनके साथ है। जब आज भी हम जाते हैं, ये जाता, मैं, हमारी फैमिली जाती है, अगर हम यहाँ होते हमारी वो हमसे ज्यादा केयर मेरी माँ का करते हैं। कुछ चीजें भूलनी नहीं चाहिए जो हकीकत में ग्राउंड पे है। अगर हम वो चीजें बोलेंगे वो गलत बात है। मगर जब तक कि उस कम्युनिटी को, क्योंकि फर्क बहुत पड़ा है, सारे एक जैसे ही नहीं थे। और जिस तरह अगवा किया था ना उन पोलिटिकल पार्टियों ने किया था अगवा, कभी वो कागज हरिया वो रुमाल निकालते थे और पाकिस्तानी नून इस जेब से निकालते थे, मतलब सेंटर को भी हाईजैक करते थे तो इसको वहां के लोगों को भी हाईजैक करते थे। मैं सिर्फ आप ये कहना चाहेंगे जो डिफरेंस पैदा किए पॉलिटिशियंस ने किया? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब राजीव गांधी पहली बार कश्मीर आया, जब उसने वो बर्फ देखा, कहते यहाँ क्या 6 महीने बंद ही रहता सब कुछ, क्योंकि बर्फ इटली में भी गिरती है, बर्फ वेस्टर्न कंट्री में, वहां कारोबार तो नहीं जम जाता है। कश्मीर में को ऐसा ही रखा गया था, इनको चीजों के साथ मतलब एक किस्म का यरगमाल बना के रखा था। जो कश्मीरी पंडित ने हमारे ग्रुप ने किया, हमने अपने इंटरलोक्यूटर्स बनाए हैं। जो जब 2010 से एम्प्लॉयमेंट की पैकेज बने, क्या हमने अपने इंटरलोक्यूटर मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं बनाए? हमने मिलजुल के ये तय किया, आप इनको
कॉन्फिडेंस में ले आइए, इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि कश्मीर जाएंगे। नहीं तो अब देखिए 10 साल 12 साल से एम्प्लॉय वहां पे रह रहा है, तो 12 साल तो इसने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन 12 साल में इसको कंट्रीब्यूट करते करते जो गवर्नमेंट का रोल था वो नहीं हुआ। आज तक आपने इनको रहने की जगह नहीं बनाई। कॉमन कंसेंसस कश्मीरी पंडितों का ये है कि ये जाना चाहते हैं कश्मीर घाटी में, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी को वहां पर कॉन्फिडेंस में लेना है। मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि रहना कश्मीरी पंडितों ने मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ है। 370 हट चुका है। जो पॉलिटिशियंस 370 की वजह से सेंटर को ब्लैकमेल करते थे वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन अब इनका भविष्य, कश्मीरी पंडितों का लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडितों का भविष्य कुछ ऐसे मुद्दों पे आधारित है कि सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसे डिसीजन ले ताकि इन्हें पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए और इन्हें सेफ एंड सिक्योर फील करने का मौका दिया जाए कश्मीर में। ये क्योंकि अगर ये वापस अपने घरों में जाते हैं, वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि इन्हें फिर से अपने घर छोड़ के वापस ना भागना पड़े।